हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम धीरज कुमार है। मैं राजकीय मॉडल इंटर कॉलेज जटपुरा में मैथ लेक्चरर हूँ और यहाँ पर मैं आपके लिए एक टॉपिक लेने वाला हूँ मैथ का आव्यूह मैट्रिक्स। तो देखते हैं मैट्रिक्स क्या होता है। तो मैट्रिक्स को समझने से पहले इसकी थोड़ी सी डेफिनेशन को समझ लेते हैं। आव्यूह संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। क्या है? आयताकार क्रम विन्यास। आपने आयत देखा होगा, आयत देख सकते हैं, जैसे मेज होती है, टेबल, वो किस फॉर्म में होती है? आयत के फॉर्म में। तो उस फॉर्म में एक आयताकार विन्यास होता है। और मैट्रिक्स में ये ध्यान रख सकते हैं, मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती, ये एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट किनका? संख्याओं का। जो हमारे पास फलन है, फंक्शन है, नंबर है, उनका क्या होता है? अरेंजमेंट होता है। इनके आव्यूह को एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में क्या किया जाएगा? बदला जा सकता है। इसके नंबर नहीं फाइंड कर सकते। ठीक है, चलो आव्यूह देखते हैं। सबसे पहले इसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो रिप्रेजेंट करने के लिए जो बड़ा ब्रैकेट होता है उससे इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं। और किसी किसी किताब में इसको हम इस टाइप से भी देखते हैं, डबल लाइन। ठीक है स्टूडेंट, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। तो आव्यूह को थोड़ा देख लेते हैं कि आव्यूह अगर नंबर उसमें, अब इसमें जो इसके फंक्शन नंबर या फलन होते हैं उनको हम अवयव या प्रविष्टि कहते हैं। जैसे A इक्वल टू मैट्रिक्स को, अगर इसको हम नाम देना है, इस मैट्रिक्स को हमें नाम देना, तो अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षर से दे देते हैं। और जो इसके अवयव होते हैं उन्हें अंग्रेजी वर्णमाला के स्मॉल लेटर भी हो सकते हैं, नंबर हो सकते हैं, फंक्शन हो सकते हैं। तो ये क्या है? मैट्रिक्स। तो डियर स्टूडेंट, ये क्या है? मैट्रिक्स। ये आव्यूह है, तो ये तुम्हें दिखाई दे रहा होगा आयताकार में है। अब आव्यूह में कुछ चीजें होती हैं, जैसे इसको देखें तो इसको हम कहते हैं R1, सॉरी इसको कहते हैं C1, और ये हमारे पास होती है C2, और ये हो जाती है C3। अब देखो, ये अगर तुम्हें दिखाई दे रहे हो तो खड़े दिखाई दे रहे हैं ना, बिल्कुल स्तंभ की तरह खड़े हैं, तो इसलिए हम इन्हें कहते हैं स्तंभ। ये क्या होते हैं? स्तंभ। ठीक है, अगर इन्हें देखें तो स्तंभ क्या होगा? एक पंक्तिबद्ध होगी ना, जैसे हम पंक्ति बनाते हैं 1 2 3, तो ये पंक्तिबद्ध होगी, तो इन्हें हम क्या कहते हैं? पंक्ति। पंक्ति को हम रिप्रेजेंट करते हैं R1 R2। R1 R2, तो ये इसकी पंक्तियां होंगी। अब ये जो है एक किस फॉर्म में है? आयताकार की फॉर्म में है। इसमें 2 पंक्तियां हैं, 3 स्तंभ हैं। तो ये क्या हो गया? अरेंजमेंट हो गया। किनका अरेंजमेंट? फंक्शनों का या संख्याओं का अरेंजमेंट हो गया। तो इसको हम क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। अब मैट्रिक्स की कुछ बातें जानते हैं कि मैट्रिक्स में और क्या क्या होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि आव्यूह जो मैट्रिक्स होती है उसकी कोटि। आव्यूह की कोटि, कोटि क्या होती है आव्यूह की? तो आव्यूह की जो कोटि होती है, देखो आव्यूह की कोटि है सही सर। तो आव्यूह की कोटि के बारे में समझते हैं कि आव्यूह की कोटि क्या होती है। तो देखो आव्यूह की जो कोटि होती है
पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या से बनती है। जैसे सपोज करो इसमें कितनी पंक्तियां हैं, इसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, कितनी है, 2, और स्तंभ कितने हैं, 3। तो इस आव्यूह की अगर मुझे कोटि बतानी है तो इस आव्यूह कोटि को मैं लिखूंगा 2 क्रॉस 3। ये क्या होगी इसकी कोटि, यानी कि जो सबसे पहले हम लिखते हैं इसकी 2 क्रॉस 3, सबसे पहले हम पंक्तियों की संख्या को लिखेंगे, उसके बाद हम स्तंभों की संख्या को लिखेंगे और बीच में जो क्रॉस लगा देंगे तो इसलिए 2 क्रॉस 3 इसकी कोटि हो गई। यानी कि अगर किसी आव्यूह की पंक्तियों की संख्या m और स्तंभों की संख्या n, स्तंभों की संख्या n है, तब आव्यूह की कोटि क्या होगी, m क्रॉस n। तब आव्यूह की कोटि कितनी होगी, m क्रॉस n। ठीक है, अब देखो जैसे ही हमें आव्यूह की कोटि पता चल गई तो आव्यूह की कोटि से आव्यूह में कितने अवयव हैं या कितनी प्रविष्टियां हैं उन्हें हम कैसे निकालेंगे। यदि आव्यूह की कोटि m क्रॉस n, तब अवयवों की संख्या कितनी होगी, m इंटू n। एक छोटे से एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। एक आव्यूह की संख्या आव्यूह के अवयवों की संख्या ज्ञात कीजिए यदि आव्यूह की कोटि थ्री क्रॉस 5। तो अगर हमें 3 क्रॉस 5 मिल गई तो कुछ नहीं करना, हमें इनकी क्या करनी, कोटि की जो है जो इसके रो हैं और स्तंभ है उनकी मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका आंसर क्या होगा, 5 या 15, यानी कि इसमें जो नंबर होंगे वो कितने होंगे, 15 होंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट, आगे देखते हैं। आव्यूह कोटि हमने समझी, आव्यूह को कैसे हम रिप्रेजेंट करते हैं थोड़ा उसको देख लेते हैं। आव्यूह मान लो हमारे पास m रो है और n कॉलम है, तो आव्यूह को हमें थोड़ा सा जनरली देख लेते हैं। आव्यूह को a11 a12 a13 a1n a21 a22 a23 a2n am1 am2 am3 और amn। ये आव्यूह की जनरल फॉर्म है जिसमें m पंक्तियां और n कॉलम है। किसके लिए, सभी के लिए, फॉर ऑल। या और करके इसको थोड़ा इस टाइप से लिख सकते हैं। या और करके इसको थोड़ा ऐसे भी लिख सकते हैं, a इक्वल टू aij m क्रॉस n फॉर ऑल I
ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू m एंड j ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n सभी निगेटिव होगा। तो कुछ ऑर्डर के हम अब आव्यूह के प्रकार को जान लेते हैं कि आव्यूह के प्रकार कौन कौन से हैं। आव्यूह के प्रकार, तो सबसे पहला आव्यूह जो होता है वो होता है पंक्ति आव्यूह। पंक्ति आव्यूह जिसे हम कहते हैं रो मैट्रिक्स। अब रो मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे नाम से ही पता चल रहा रो मैट्रिक्स, तो रो क्या होगा, इसमें एक रो होगी। तो रो मैट्रिक्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, देखो जैसे कि A इक्वल टू A1 n 1 क्रॉस n, या n की जगह J भी ले सकते हैं। फॉर ऑल J ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू n। फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू 1 2 3 4, ये 1 क्रॉस 4, ये क्या हो गया, एक पंक्ति आव्यूह है जिसमें एक ही पंक्ति है। पंक्ति आव्यूह में एक ही पंक्ति होगी लेकिन स्तंभ एक से ज्यादा हो सकते हैं, जैसे एक स्तंभ, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ हो गया, ये सारे स्तंभ हो गए। नंबर 2 पर स्तंभ आव्यूह। स्तंभ आव्यूह, स्तंभ आव्यूह कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स, अब जैसे हमने रो मैट्रिक्स देखा वैसे कॉलम मैट्रिक्स को समझ लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, एक कॉलम होगा और 2 या 2 से अधिक पंक्तियां होंगी। तो इसको हम इस टाइप से समझ लेते हैं, जनरली AI1 m क्रॉस 1 और I जो होगी 1 से ग्रेटर या 1 के इक्वल होगी और m से छोटी m के इक्वल होगी। फॉर एग्जाम्पल ABC, ये क्या हो गया, स्तंभ आव्यूह हो गया। इसमें कितने स्तंभ है, एक, पंक्तियां कितने हैं, 1 2 3, तो 3 क्रॉस 1 का हो गया। इसको हम क्या कहेंगे, स्तंभ आव्यूह कहेंगे। नंबर 3 पर वर्ग आव्यूह। वर्ग आव्यूह, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स होता है जिस आव्यूह की पंक्तियां और कॉलम समान होते हैं उसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे आयत क्या हो जाता है, वर्ग बन जाता है। आयत वर्ग कब बनता है, जब आयत की लंबाई और चौड़ाई बराबर होती है तो वो वर्ग बन जाता है। उसी प्रकार से जो आव्यूह है, आव्यूह की पंक्तियां और स्तंभ बराबर होते हैं तो उसको हम वर्ग आव्यूह कहते हैं। जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं वर्ग आव्यूह को m क्रॉस n, n के पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या क्या है, बराबर है, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, वर्ग आव्यूह कहेंगे। एग्जाम्पल के रूप में देख सकते हैं A इक्वल टू ABC 1 2 3,
जेड 3 क्रॉस 3। अब क्या है, इसमें जो पंक्तियां हैं उनकी संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है, इसलिए क्या है, वर्गाकृत। क्या है, वर्गाकृत। ठीक है, आगे देखते हैं। सदिश, अदिश, विकर्णावृत्त, डायगोनल मैट्रिक्स। तो विकर्णावृत्त क्या होता है, एक ऐसा वर्गावृत्त जिसके मेन डायगोनल में एलिमेंट हो तो बाकी सारे एलिमेंट जीरो, उसको हम क्या कहते हैं, डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे देख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल A इक्वल टू A, 3 क्रॉस 3। ये भी ध्यान रखना ना, जो विकर्णावृत्त होगा वो ऑलवेज स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स के अलावा विकर्णावृत्त, जो विकर्णावृत्त है वो कोई दूसरा नहीं होगा। तो इसमें हम देख पा रहे हैं जो इसके डायगोनल में है एलिमेंट है और बाकी सब क्या है, जीरो है। बाकी सब क्या है, जीरो है। इसके बाद आता है हमारे पास अदिश अवयव, अदिश अवयव, स्केलर मैट्रिक्स। अब स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, देखो डायगोनल मैट्रिक्स को ही हम स्केलर मैट्रिक्स कैसे कहेंगे, कब कहेंगे, उसकी कंडीशन हो जाती है जब मेन डायगोनल में एक ही एलिमेंट हो। मेन डायगोनल में क्या हो, एक ही एलिमेंट हो, सेम एलिमेंट। सेम एलिमेंट कैसे, अगर हम मेन डायगोनल में पहला एलिमेंट ए है तो दूसरा भी ए होना चाहिए था, तीसरा भी ए होना चाहिए था, तो ये क्या हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है, यानी कि अदिश अवयव हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5 0 0 0 5 0 0 0 5, इसको हम क्या कहेंगे, अदिश अवयव। यानी कि इसके मेन डायगोनल में एलिमेंट क्या है, सेम है, ए है, एक ही एलिमेंट है जो सेम है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, अदिश, अदिश अवयव कहते हैं। अब अदिश अवयव हमारा क्या बनता है, आइडेंटिटी अवयव बनता है। तत्सम अवयव, अवयव यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी जो मैट्रिक्स होता है उसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स कब होगा, ये कोई भी मैट्रिक्स, सबसे पहले तो ये वर्ग अवयव होना चाहिए। किसके लिए होगा, इक्वल टू 1 फॉर ऑल, जब आई किसके बराबर हो, जे के बराबर, और इक्वल टू 0 सभी के लिए, किसके लिए, जब आई नॉट इक्वल टू जे हो। समझ गए। अब देखो थोड़ा समझते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल दो कोटि, यानी कि इस आइडेंटिटी जो वर्ग अवयव, जैसे 2 कोटि यानी 2 क्रॉस 2 को 2 कोटि, तो 2 कोटि का अवयव I2 से रिप्रेजेंट कर देते, ये क्या था, 2 कोटि का अवयव है। तो 1 0 0 1, मेन डायगोनल में 1 1 होगा, I3
ये 3 कोटि का हो गया 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मेन डायगोनल में क्या है 1 1 है, तो 3 कोटि का हो गया ना, 3 क्रॉस 3 का हो गया, ये 2 क्रॉस 2 का हो गया, इसलिए था 2 कोटि का ही कह देते। इसी प्रकार से 4 कोटि का आई 4 भी देख सकते हैं। और जनरली हमें अब ये कैसे पता चलता है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 कोटि का लेना या 3 कोटि का लेना, तो ये रिप्रेजेंट करता है हमारे जो मैट्रिक्स होता है उसके साथ हम क्या ले रहे हैं, कैसा मैट्रिक्स ले रहे हैं। अगर वो 3 क्रॉस 3 का है तो उसके साथ हम 3 क्रॉस 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेंगे। अगर वो मैट्रिक्स जो हमने ए लिया है वो 2 क्रॉस 2 का, तो उसके साथ I2 लेंगे, 2 क्रॉस 2 लेंगे, ठीक है। अगर आई जो मैट्रिक्स लिया है उसके साथ हमें आई को रिप्रेजेंट करना, वो 4 कोटि का है। जैसे सपोज करो कोई मैट्रिक्स हमने ले लिया आई ए 4 क्रॉस 4, तो इसके साथ आई को अगर रिप्रेजेंट करना, आई इसके साथ लगाना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हम आई 4 लेंगे, यानी कि 4 क्रॉस 4 का ही आई लेंगे, ठीक है। अब देखो ये तीनों मैट्रिक्स में तुम देख पा रहे हो सिमिलरिटी, विकर्ण आव्यूह में, इसके विकर्ण में डायगोनल, जो विकर्ण या मेन डायगोनल, इसको मेन डायगोनल कहते हैं, इसके मेन डायगोनल में एलिमेंट्स होते हैं। अदिश आव्यूह, इसके मेन डायगोनल में एक ही एलिमेंट होता है, इसके मेन डायगोनल में एक ही एलिमेंट होता है। और जो तस्मक आव्यूह आइडेंटिटी आव्यूह है उसके मेन डायगोनल के एलिमेंट सारे 1 1 होते हैं और अदर एलिमेंट 0 होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े, ठीक आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं थोड़ा आव्यूह का थोड़ा ऑपरेशन देख लेते हैं कि आव्यूह पे कैसे ऑपरेशन लगाते हैं, कैसे सबट्रैक्ट करते हैं, कैसे ऐड करते हैं आव्यूह को। तो आव्यूह को एडिशन, उनका सबट्रैक्शन ये देख लेते हैं कि एडिशन और सबट्रैक्शन। एक मिनट थोड़ा आव्यूह के एडिशन और सबट्रैक्शन से पहले इसकी आव्यूह की इक्वलिटी देखते हैं, समानता, ठीक है। आव्यूह की समानता, समानता मतलब इक्वलिटी, कंपैरिजन, कि दो आप जो 2 मैट्रिक्स हैं उनका कंपैरिजन हम कैसे करेंगे। तो 2 आव्यूह का कंपैरिजन हम कैसे करेंगे उसे देख लेते हैं। यदि हमारे पास 2 आव्यूह हैं, आव्यूह ए m क्रॉस n इसकी 40 हो गई, तथा दूसरा आव्यूह बी p क्रॉस q, ये इसकी 40 हो। ये 2 आव्यूह हैं। अगर ये दोनों आव्यूह समान होंगे, कब होंगे, उनकी थोड़ी कंडीशन होती है, उन कंडीशन को हम देखेंगे। ए और बी, ए बराबर बी होगा यदि क्या, पहली कंडीशन, जो इन दोनों मैट्रिक्स की कोटि है वो बराबर होनी चाहिए। ए और बी की कोटि बराबर हो, इन दोनों की कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। दैट इज m इक्वल टू b और n इक्वल टू q, m इक्वल टू b, n इक्वल टू q। अगर कोटि बराबर होंगी तो तभी ये बराबर होंगे। फिर दूसरी कंडीशन क्या आती है, जो इन अवयव, इन मैट्रिक्स के अवयव हैं वो संगत अवयव बराबर होने चाहिए। क्या होने चाहिए, संगत अवयव बराबर हो। संगत अवयव क्यों बराबर हो, तो इनके संगत अवयव बराबर होने चाहिए। संगत अवयव बराबर मतलब जो ए आई से है वो किसके बराबर होना चाहिए,
Bij, तभी इन्हें हम क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा सा समझते हैं। यदि A इक्वल टू एक्स वाई ए बी तथा B इक्वल टू, देखो ये 2 क्रॉस 2 का है, B इक्वल टू यू वी डब्ल्यू देखते हैं एग्जाम्पल के थ्रू एक। यदि A इक्वल टू एक्स वाई और ए बी तथा B इक्वल टू यू वी पी क्यू, अब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर होंगे। A इक्वल टू बी, यदि A और इक्वल टू बी होंगे, कब होंगे, पहली कंडीशन इनकी कोटि क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तो कोटि तो बराबर है, कोटि बराबर। सेकंड कंडीशन इनके संगत एलिमेंट बराबर होने चाहिए, तो संगत एलिमेंट मतलब x के इक्वल टू u होना चाहिए और y के इक्वल टू v और p a के इक्वल टू p और b के इक्वल टू q, ये होनी चाहिए। अगर ये कंडीशन आ जाती है तो ये दोनों क्या है, संगत बराबर मैट्रिक्स है। अब देखो इस पे कुछ बराबर मैट्रिक्स पे हमारे बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटे छोटे। इस टाइप के एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ से, वो आप देख लेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल लिख देता हूं मैं, 2a प्लस b a माइनस 2b 5c प्लस d और 4c प्लस 3d इक्वल टू 4 माइनस 3 11 और 24। ठीक है ना। यदि ये मैट्रिक्स आपस में दोनों बराबर हैं, ये दोनों मैट्रिक्स बराबर हैं, तो ए बी सी डी के मान ज्ञात करो। तब ए बी सी डी के मान ज्ञात करो। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन हो गया। तो देखो सबसे पहले तो अब ये देखना अभी ये इक्वल है, इक्वल होने के लिए इनकी क्या है, ऑर्डर सेम होनी चाहिए। तो ऑर्डर सेम है, 2 क्रॉस 2, ये भी क्या है 2 क्रॉस 2 का है और ये भी 2 क्रॉस 2 का है, तो ऑर्डर तो सेम हो गई। जब ऑर्डर सेम है तब क्या हमने दूसरी कंडीशन क्या देखी, संगत एलिमेंट बराबर होते हैं। तो ये जब ये दोनों मैट्रिक्स बराबर है तो इनके संगत एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। तो संगत एलिमेंट को बराबर रख लेते हैं। 2a प्लस b इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 1 बना दो। फिर a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फिर 5c प्लस d इक्वल टू 11, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। फिर 4c प्लस 3d इक्वल टू 24, इक्वेशन नंबर 4 हो गई। यहाँ से हमें 4 इक्वेशन मिल गई। अब देखो पहले दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम क्या करेंगे, ए और बी का मान निकालेंगे। दूसरी पहली और दूसरी इक्वेशन को सोल्व करके ए और बी का मान निकालेंगे। तीसरी और चौथी इक्वेशन को सोल्व करके सी और डी का मान निकालेंगे। तो अगर पहली इक्वेशन को मुझे सोल्व करना है, पहली इक्वेशन को सोल्व करने के लिए तो इसको हम क्या करेंगे, क्या था 2a प्लस b इक्वल टू 4
फर्स्ट इक्वेशन दी और a माइनस टू बी इक्वल टू माइनस थ्री, ये सेकेंड इक्वेशन है। ठीक है, एक बार यहाँ लिख लिए हमने। अगर ये इक्वेशन हमें सोल्व करनी है तो इन्हें सोल्व करेंगे। सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, जो a और b के गुणांक है उन्हें बराबर करेंगे। a और b के गुणांक को वो क्या करेंगे, बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए समीकरण एक को, अगर समीकरण एक को 2 से गुणा कर प्लस समीकरण 2 कर दे तो करो, 2 दूनी 4 एक प्लस 2b और 4 दूनी 8। ये पहली जो थी इक्वेशन वो चेंज हो गई। फिर दूसरी थी a माइनस 2b इक्वल टू माइनस 3, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब क्या करना है, इनको हमें दोनों को जोड़ना है। जोड़ने पर तो जोड़ दो, जोड़ने पे जो साइन होते हैं वो चेंज नहीं होते, जैसे वैसे रहते हैं। ये 2b और ये 2b, दोनों 2b से 2b कैंसिल। ये 4 है और एक ही कितना हो गया 5 है इक्वल टू 8 और माइनस के 3 है, तो 8 में से 3 को घटाएंगे तो 5, तो a इक्वल टू कितना आ गया 1। a का मान समीकरण 1 में रख दो, a इक्वल टू 1 समीकरण 1 में रखने पर 1 में रख दो। तो जैसे 1 में समीकरण a का मान रखेंगे तो कितना होगा देखते हैं। तो 2 इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 4, तो b इक्वल टू कितना होगा 4, 2 2 एक 2 उधर जाएगा माइनस के 2, तो b इक्वल टू कितना आ गया 2। तो a और b के मान हमारे पास आ चुके हैं। इसी प्रकार से आप लोग अब समीकरण 3 और 4 को सोल्व करके किसके मान निकाल लेंगे, c और d के मान निकाल लेंगे ना सब। ठीक है, निकाल लेंगे। तो आगे बढ़े, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो a और b के मान हमने देखे। तो समानता की कहां जरूरत पड़ेगी, जहां हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो आव्यूह बराबर होंगे और उनमें किसी एक आव्यूह में या दोनों आव्यूह में कुछ अवयव अननोन होंगे और उन अननोन अवयवों को निकालने के लिए ही हम आव्यूह की समानता की जरूरत पड़ती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो आगे हम सीखते हैं आव्यूह का सब्ट्रैक्शन और एडिशन का योग। तो योग देख लेते हैं, आव्यूह का योग होता है क्या, कैसे करते हैं। देखो, आव्यूह का योग करने के लिए भी उसमें कंडीशन है, उनकी ऑर्डर क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, तभी योग करेंगे। जब आव्यूह, जो भी आव्यूह में ए 2 या 2 से अधिक आव्यूह हैं, उन सभी की कोटि बराबर होनी चाहिए। यदि a इक्वल टू m क्रॉस n और b इक्वल टू p क्रॉस q, अगर ये दो आव्यूह हैं तो इन्हें कब ऐड करेंगे, a प्लस b कब पॉसिबल होगा, जब कोटि बराबर होगी। तो कोटि को मैं बराबर यहां पहले ही लिख लेता हूं। इनकी क्या होनी चाहिए, कोटि बराबर होनी चाहिए, m क्रॉस n। तब a प्लस b क्या होगा, संगत एलिमेंट को संगत एलिमेंट में ऐड कर दो, बस निकल गया इनका एडिशन। आव्यूह का योग हो गया। अगर इनके संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट में जोड़ दोगे तो आव्यूह का योग हो जाएगा। आव्यूह का अंतर कैसे निकालेंगे, अंतर भी सेम है। मान लो एक आव्यूह a है और b है, दोनों की कोटि बराबर है और उनका अंतर निकालना, तो अंतर को हम रिप्रेजेंट करते हैं a माइनस b, और संगत एलिमेंट में से संगत एलिमेंट को घटा दो तो अंतर भी निकल गया। ठीक है,
चलो थोड़ा सा इन्हें एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि a इक्वल टू 2, 3, -4, 5 और 6 तथा b इक्वल टू 5, 6, 3, 2 तब a प्लस b, क्या करना हमें a प्लस बी निकालना। तो a प्लस बी निकालने के लिए सबसे पहले a प्लस बी, तो 2, 3, -5 और 6 प्लस b 5, 6, 3, 2 ये लिख लिया हमने दोनों। अब क्या करना है, संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट को जोड़ना है। तो संगत एलिमेंट 2 के संगत क्या है 5, तो 2 + 5। 3 के संगत क्या है 6, इस 3 के संगत क्या है +-5। 2 के संगत 6, जोड़ दो इन्हें। जैसे जोड़ोगे तो 2 और 5 7, 3 और 6 9, 3 और -5 को जोड़ोगे तो -2 और 2 और 6 को जोड़ोगे तो 8। इनका एडिशन होगा। अगर हमें इनका सब्ट्रैक्शन करना होता तो संगत एलिमेंट में संगत एलिमेंट को घटा देते, तो इनका क्या हो जाता सब्ट्रैक्शन हो जाता। ठीक है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप लोग कर लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी को दिक्कत हो तो दोबारा से वीडियो पॉज करके देख लेना। आगे चलते हैं। आगे देखो, जो सबसे मेन है आव्यूह का गुणन। आव्यूह का गुणन ये बहुत मेन है। जिसे आव्यूह का गुणन आ गया तो समझ लो उसे आव्यूह आ गया। आव्यूह का गुणन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो आव्यूह का गुणन देख लेते हैं कैसे करते हैं। यदि a इक्वल टू एक A मैट्रिक्स है m क्रॉस n का, तथा B दूसरा मैट्रिक्स है P क्रॉस Q, तो गुणन कैसे करते हैं। देखो, गुणन करने के कुछ नियम है। पहला, ए बी का अस्तित्व होगा यदि, तो ए बी का अस्तित्व क्या होगा। देखो, ए बी के लिए सबसे पहले कोटि को लिखो। ए पहले है तो ए की कोटि पहले लिखो, m क्रॉस n। फिर इनटू किसकी गुणा कर रहे हैं 20 है तो b की कोटि बाद में लिखो, b बाद में। तो अब इसमें क्या करना है हमें, इसका अस्तित्व कब होगा। देखो, इन दोनों को कोलैब कर दो, ये दोनों कोलैब हो गए। ये दोनों कोलैब दोनों रहा, पहले वाले का स्तंभ और दूसरे वाले की पंक्ति, यानी कि कब अस्तित्व होगा, एक के स्तंभ बराबर होने चाहिए बी के पंक्ति की। अगर मैट्रिक्स ए के स्तंभ बी की पंक्ति के बराबर है तो ए बी ज्ञात करेंगे, अगर बराबर नहीं है तो ए बी हम ज्ञात नहीं कर सकते। दैट इज n के बराबर p। दूसरा, बी ए का अस्तित्व होगा यदि, उसी प्रकार से देखो, बी पहले है तो बी की कोटि को पहले लिख लो समझने के लिए। तो कितना है p क्रॉस q इनटू ए बाद में, तो ए की कोटि को बाद में लिख लो, m क्रॉस n। अब क्या है, जो पास पास आ रहे हैं उनको क्या कर दो, कोलैब कर दो। अब इन्हें हमें कोलैब करा तो क्या बचा, ये और ये दोनों कोलैब हो गए। तो यहां से हम समझ सकते हैं बी, उसी प्रकार से बी के स्तंभ बराबर होने चाहिए ए के पंक्ति। अगर ये बराबर है तो
बी ए का अस्तित्व होगा, यानी कि बी ए ज्ञात कर सकते हैं, बराबर नहीं है तो बी ए ज्ञात नहीं कर सकते। डेट इज Q इक्वल टू M या M इक्वल टू Q। ये तुम्हारा ऑप्शन में भी पूछ लेता है, ऑप्शन में क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड में कि ए बी का अस्तित्व है या नहीं है, जब इम्पोर्टेंट दिए कब है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, इसके के साथ हम आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे। धन्यवाद।